तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही धमाकेदार वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। और आप सभी को यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अच्छी तरीके से, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये 2025 का आदर्श मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। अगर आप सभी लोग, तो मैं बता दूं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% फंसने वाले। और हाँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितने भी प्रश्नों को मैं आपको बता दूं ना, उन प्रश्नों को लिख कर और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। यह 346 FE आपका है और 151 आपका ही हो जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का आपका होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा। अब देखिए, इस पत्र में 5 खंड आपके हैं, और खंड अ, खंड ब, खंड श, खंड द, खंड य, ठीक है। खंड अ आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के आपके होंगे। खंड ब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के हैं। और खंड श आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, फर्स्ट प्रकार के हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपके इसमें 2 अंक के आपके होंगे। खंड द की बात करेंगे, इसमें आपके लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्न 3 अंक के हैं आपके। और खंड यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के आपके होंगे। खंड की बात करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केंद्र पर कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो 10 वोल्ट ही आपका केंद्र पर भी विभव आपका होगा। देखिए, किसी भी गोलाकार धातु की सतह के अंदर विभव समान होता है, और ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपकी एक थ्योरी है, ठीक है ना। एक थ्योरी है, याद कर लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल से भी आपसे पूछता है, हालांकि ये न्यूमेरिकल से ही है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। किसी भी गोलाकार, ये आपको मैंने बताया। अब देखिए, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, 16/3 ओम आपका हो जाएगा। कितना, 16/3 ओम आपका हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज में दो बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध की गणना करने के लिए समांतर और श्रेणी क्रम प्रतिरोध के नियमों का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हेनरी प्रति मीटर मात्रक आपका हो जाएगा। अब देखिए, हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है, तो चुंबकशीलता का मात्रक ये आपका हो जाएगा। किसका, चुंबकशीलता का मात्रक हो जाएगा। हेनरी प्रति मीटर चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को मापता है। एक नाभिक के विखंडन में 3.2 इंटू 10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। तो एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी, तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 5 × 10⁻14 यानी कि 16 किलोवाट बराबर 16,000 जूल प्रति सेकंड। इसलिए 16,000 जूल प्रति आपका क्या हो जाएगा, 3.0 इंटू 10⁻11 जूल प्रति नाभिक बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻14 नाभिक प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक। आयाम माडुली तरंग की आवृत्ति FM तथा वाहक तरंग की आवृत्ति है तो FC। तो माडुली तरंग की बैंड चौड़ाई कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2FM हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन होता है बैंडविड्थ 2FM होती है, ठीक है ना। V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन यम द्रव्यमान आवेश E एक लक्ष्य से टकराती है, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल कितनी है, तो √2 E वोल्ट प्रति मीटर आपका हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और गति के बीच संबंध को दर्शाता है, जहां EV इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। खंड ब की बात करेंगे, तो दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, बीच 4 × 10⁻13 के ग्राभार तथा 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे पास दो क्षैतिज प्लेटें हैं जिनके बीच एक आवेशित कण स्थिर होकर लटक रहा है, तो हमें प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो कण का द्रव्यमान कितना है, ध्यान दीजिएगा, 4 × 10⁻13 kg, और कण का आवेश Q बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलाम। प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर 2 सेंटीमीटर 0.02 मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक। विद्युत बल की बात करेंगे, क्योंकि कण स्थिर है इसका मतलब है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। विद्युत बल F बराबर QE, जहां E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। गुरुत्वाकर्षण बल FG बराबर क्या हो जाएगा, mg आपका हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र और विभवांतर का संबंध हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E और विभवांतर कैपिटल V के बीच जो निम्नलिखित संबंध होता है, E बराबर क्या होता है, V/D आपका होता है। ठीक है,
समीकरणों को हल करना, चूंकि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर है तो क्यू ई बराबर एम जी क्यू इंटू वी बाई डी, एम जी वी बराबर एम जी डी अपान क्यू आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान रखने पर v बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻13 के जी, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.02 मीटर अपान 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम आपका हो जाएगा। v बराबर 333.33 वोल्ट आपका हो जाएगा। प्लेटों का भी जो विभवांतर होगा 333.33 आपका वोल्ट है। ठीक है। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। दिया है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स φ1 बराबर 1 वेबर, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर 0.1 वेबर और समय अंतराल डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड आपका हो जाएगा। तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E यानी उस परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी गणितीय सूत्र में लिखिए E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है ना। E क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, डी फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, डी टी समय में परिवर्तन आपका हो जाएगा। ठीक है। चूंकि चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा है इसलिए डी फाई का मान ऋणात्मक होगा और डी फाई बराबर φ2 माइनस φ1 यानी 0.1 वेबर माइनस 1 वेबर यानी कि माइनस 0.9 वेबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे यानी ई बराबर माइनस 0.9 अपान 0.1 सेकंड बराबर 9 वोल्ट आपका हो जाएगा। कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर क्यों होता है, आपको ये बताना है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। इस दौरान नीला रंग चारों ओर फैल जाता है और लाल रंग सीधे हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। वैद्युत प्रकाश कार्य का फलन अर्थ समझाइए। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत कार्य फलन का अर्थ ध्यान दीजिएगा उस न्यूनतम ऊर्जा से है जो किसी धातु या पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक होती है। इसे अक्सर फाई द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है ना। एवेलांस भंजन से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, एवेलांस भंजन एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक घटना है जो अर्धचालक पदार्थों में उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। जब किसी अर्धचालक पदार्थ पर एक निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज लगाया जाता है तो एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप धारा अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये बताना। तो एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। खंड स की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। इसके आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान भी आपको लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में मुख्य क्वांटम संख्या n से दर्शाया जाता है। n का मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। ठीक है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र En बराबर -13.6 अपान एन स्क्वायर ईवी आपका, जहां En क्या हो जाएगा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, n क्या हो जाएगी, मुख्य क्वांटम संख्या, और ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऊर्जा की इकाई आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है और इसे नाभिक से अलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनन विभव की बात करेंगे। आयनन विभव वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः निकालने के लिए आवश्यक होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन विभव तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन को n बराबर इनफाइनाइट कक्षा से निकाला जाता है। चूंकि n बराबर इनफाइनाइट पर En बराबर 0, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। प्रथम उत्तेजन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निम्नतम ऊर्जा स्तर n बराबर 1 से अगले उच्चतम ऊर्जा स्तर n बराबर 2 में ले जाने के लिए आवश्यक होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 1 के लिए E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 के लिए E2 बराबर -13.6 अपान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। इसलिए प्रथम उत्तेजन ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1 यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m है और प्रिज्म कोण ए के बीच
एक संबंध होता है जिसे निम्नलिखित सूत्र से दर्शाया जाता है। तो म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान टू अपान साइन ए बाई टू आपका हो जाएगा। म्यू बराबर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपका हो जाएगा और ए प्रिज्म कोण आपका हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण आपका हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार आपका हमारे पास दिया गया है ए बराबर डेल्टा एम, ठीक है, और इसलिए ऊपर दिए गए सूत्र में ए की जगह डेल्टा एम रखने पर हमें मिलता है, क्या मिलता है, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम अपान टू साइन डेल्टा एम अपान टू आपका हो जाएगा। म्यू बराबर साइन थ्री डेल्टा एम अपान टू साइन डेल्टा एम अपान टू आपका हो जाएगा। त्रिकोणीय सर्वसमीका का उपयोग करेंगे इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, हम त्रिकोणीय सर्वसमीका क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे आप इसको तोड़ेंगे तो साइन लैम्डा एम अपान टू प्लस इंटू कॉस लैम्डा एम अपान टू प्लस कॉस लैम्डा एम अपान टू साइन लैम्डा एम अपान टू अब्लिक साइन लैम्डा एम अपान टू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो टू साइन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक साइन लैम्डा बाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसको कैसे, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, टू साइन लैम्डा बाई टू कॉस लैम्डा बाई टू इन अपान अपान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन लैम्डा बाई टू आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आप अलग करेंगे और इसको आप अलग करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आई कहाँ से, ये मैं आपको अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ और अच्छी तरीके से समझाना भी चाहता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये आया कहाँ से, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन लेमडा बाई टू, यहाँ पे क्या है, कॉस लेमडा बाई टू। अब यहाँ पर भी देखिए कॉस लेमडा बाई टू, यहाँ पर साइन लेमडा बाई टू, ये जुड़ के क्या हो जाएगा, टू साइन लेमडा बाई टू इंटू कॉस लेमडा बाई, मतलब जैसे देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, कौन दो क्यों बराबर है दोनों, तो टू आपका हो जाएगा, ठीक। और अपान साइन लेमडा बाई टू आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, टू कॉस लेमडा बाई टू आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा। अंततः हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, म्यू टू कॉस ए बाई टू आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक टू साइन ए बाई टू के बराबर आपका होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। मतलब कोई पारदर्शी माध्यम है, आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए तथा माध्यम का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है और परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है तो यह स्थिति बूस्टर का कोण कहलाती है। इस स्थिति में आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है। दिया क्या है, ध्रुवण कोण आई बराबर 60 डिग्री आपका हो जाएगा और अपवर्तन कोण आर ज्ञात करना है। तो बूस्टर के नियम के अनुसार जब आपतन कोण आई ध्रुवण कोण के बराबर होता है तब आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है। ये आपका हो जाए, इसलिए आई प्लस आर बराबर 90 डिग्री आपका हो जाएगा और आर बराबर 90 डिग्री माइनस आई बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री आपका हो जाएगा। अपवर्तन कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आपका हो जाएगा। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ज्ञात करना है आपको। तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टेन आई, ठीक है ना, और म्यू बराबर टेन 60 डिग्री अपान बराबर अंडर रूट थ्री आपका हो जाएगा। तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, म्यू बराबर अंडर रूट थ्री आपका हो जाएगा और अपवर्तन कोण ध्यान दें 30 डिग्री और माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री आपका दोनों आ जाएगा, ठीक है। चलिए अथवा में क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रकाश किरण निर्वात में यन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान यन के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो खंड द की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। तो प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी के वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कार्य सिद्धांत की बात करेंगे तो प्राथमिक कुंडली, जब हम प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें एक प्रत्यावर्ती धारा बहती है। इस धारा के कारण कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। यह चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक कुंडली को काटता है। जब भी चुंबकीय फ्लक्स किसी कुंडली को काटता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है। ठीक है ना। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ के कारण उसमें एक धारा बहने लगती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का समीकरण की बात करेंगे तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित संबंध होता है। क्या? V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर I1/I2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए V1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज है। V2 क्या है, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज है। और N1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। N2 क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। I1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा। और I2 क्या है, द्वितीय कुंडली में धारा। अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए N1 कितना दे रखा है, 1100, N2 110, V1 220 और R2 220। ठीक है ना। द्वितीय कुंडली में धारा I2 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें द्वितीय कुंडली में वोल्टेज V2 ज्ञात करना होगा। और V2 बराबर N2/N1 अपान इंटू V1, यानी 110/1100 इंटू 220 बराबर 22 वोल्ट आपका हो जाएगा। अब ओम के नियम से क्या हो जाएगा, I2 बराबर V2/R2, यानी कि 22 वोल्ट बटे 220 ओम आपका क्या हो जाएगा, 0.1 आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना। प्राथमिक कुंडली में धारा I1 ज्ञात करना है। अब हम ट्रांसफार्मर के समीकरण का उपयोग करके प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात कर सकते हैं। I1 बराबर क्या हो जाएगा, N2/N1 इंटू I2 आपका क्या हो जाएगा, 110 इंटू अपान 1100 इंटू 0.1 एम्पियर, यानी कि 0.01 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा 0.01 एम्पियर आपका हो जाएगा। विभव मापी में किसी सेल के यांत्रिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। परिपथ आरेख की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिपथ आरेख B1 और यहाँ पे RH आपका हो जाएगा, परिवर्ती जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना। और ये आपका कुंजी हो जाएगी, ये आपका J1 और J2। अब देखिए जो आप ध्यान देख लीजिएगा, अभी मैं आपको सारे जो चीजें लगी हैं उसको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर लगे हुए हैं और विभव मापी का तार। यहाँ पे B1 आपका हो जाए बैटरी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, विभव मापी का तार एक समान मोटाई का तार जिस पर विभव गिरावट होती है। धारा स्रोत एक स्थिर वोल्टेज का स्रोत जो विभव मापी तार में धारा प्रवाहित करता है। ठीक। सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध बॉक्स बाहरी प्रतिरोध जो सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है ना। जॉकी जिसे मैंने आपको बताया J1। ठीक है ना। क्या बताया, J1 आपको जो बताया जॉकी आपका J है। ठीक है ना। आप क्या हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा। और विभव मापी तार पर चलने वाला एक संपर्क बिंदु आपका हो जाएगा। शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है धारा मापी सूत्र का निगम। मान लीजिए ई सेल का विद्युत वाहक बल, क्या ई सेल का विद्युत वाहक बल, आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका हो जाएगा, आर प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध आपका हो जाएगा। I1 जब कुंजी K1 बंद और K2 खुली हो तब शून्य विक्षेप के लिए जॉकी की स्थिति आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। I2 L2 ध्यान दीजिएगा, जब कुंजी K1 और K2 दोनों बंद हो तब शून्य विक्षेप के लिए जॉकी की स्थिति। K बराबर विभवमापी तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध आपका हो जाएगा। देखिए जब कुंजी K1 बंद और K2 खुली हो तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज V बराबर E आपका होगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए K1 बंद और K2 क्या हो, K2 क्या हो, खुली हो। चलिए चित्र में चलते हैं। क्या था, K1 बंद था, K1 क्या था, बंद था, और K2 क्या था, K2 क्या था, खुला था। ये ध्यान दीजिएगा, ये K1 है, ये आपका K2 है। ठीक। इसको जब मैंने बंद कर दिया, यहाँ से इसको जब मैंने बंद कर दिया, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, K2 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है आपको मैं बता दूं थोड़ा। खुली हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, E होगा, यानी कि विभवमापी का तार L1 भाग पर विभव पतन V बराबर KL1 आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर V KL1 आपका आया। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर E हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट आया आपका सीधे आपका क्या, जब ये बंद है ध्यान दीजिएगा, सीधा आया करंट यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है ना। यहाँ से आपका पहुंच आया, तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V बराबर E हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब K1 और K2 दोनों बंद हो तो R बराबर R प्लस आर, कुल प्रतिरोध R प्लस आर, और I हो जाएगा E अपान R प्लस आर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सेल का टर्मिनल वोल्टेज V डैश बराबर E माइनस आई आर आपका हो जाएगा, और
ई माइनस ई आर अपान कैपिटल आर प्लस आपका प्लस आर आपका हो जाएगा व्योमापी तार के लिए I2 का भाग L2 विभवपतन V डैश बराबर के L2 हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों से ध्यान दीजिएगा, के L1 बराबर ई आपका हो जाएगा के L2 बराबर ई माइनस ई अपान आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दूसरे समीकरण को हल पहले समीकरण से भाग देने पर L2 अपान L1 बराबर L माइनस आर अपान आर प्लस आर आपका हो जाएगा। इसको पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर इंटू L1 माइनस L2 अपान L2 आपका हो जाएगा। ठीक है, यह सूत्र सेल के आंतरिक प्रतिरोध आर को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से V वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि एक तरंग के समान व्यवहार करता है। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग कहते हैं और इस तरंग दैर्ध्य लैम्डा को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सूत्र का निगमन, ऊर्जा संरक्षण, जब एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा विभवांतर के बराबर होती है। तो हाफ mv स्क्वायर बराबर EV आपका हो जाएगा, जहां m क्या होगा, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V क्या होगा इलेक्ट्रॉन का वेग और E क्या होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है ना, द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य, द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा बराबर एच अपान पी आपका हो जाएगा। एच बराबर प्लैंक नियतांक, पी बराबर संवेग mv आपका हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के समीकरण से b बराबर अंडर रूट 2v अपान m आपका रखने पर लैम्डा बराबर एच अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट 2mv आपका हो जाएगा। अंतिम सूत्र ध्यान दीजिएगा, विरामावस्था में V वोल्ट तक त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है लैम्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2mv mev आपका हो जाएगा। जहां ध्यान दीजिएगा लैम्डा क्या है, द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, और एच क्या है, प्लैंक नियतांक है, यानी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आपका हो जाएगा। यम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि 9.11 इंटू 10⁻31 kg आपका हो जाएगा। ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आपका हो जाएगा। और वी क्या होगा, विभवांतर वोल्ट में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, संभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको देना है। ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक तथा संभारिक की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। संभारिक की बात करेंगे, परिभाषा, वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, अर्थात इनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग समान होता है। कार्बन 14 यानी 6C14 और नाइट्रोजन 14 यानी 7N14 संभारिक है। दोनों में द्रव्यमान संख्या 14 है लेकिन कार्बन में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन आपके होते हैं। ठीक है, समस्थानिक की बात करेंगे तो परिभाषा में ध्यान दीजिएगा, वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण तौर पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम O2H2 और ट्रिटियम 3S3। इन सभी में एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 0, 1 और 2 होती है। ठीक है, नति कोण की परिभाषा दीजिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए नति कोण क्या होता है, तो नति कोण के बारे में पहले समझेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए नति कोण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा क्षैतिज तल के साथ बनाया गया कोण होता है। इसे चुंबकीय नमन भी कहा जाता है। यह कोण पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर बात करेंगे तो नति कोण 90 डिग्री होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधे नीचे की ओर होती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधे ऊपर की ओर होती हैं। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण 0 होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षैतिज होती हैं। ठीक है, प्रश्न का हल की बात करेंगे, क्षैतिज घटक H बराबर 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर घटक V बराबर 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ज्ञात करना है
पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी आपको, ठीक है, नति कोण क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी आपकी हो जाएगी, और चूंकि क्षैतिज घटक एच, ऊर्ध्वाधर घटक वी और कुल चुंबकीय क्षेत्र बी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 10⁻⁴ होल स्क्वायर प्लस 3√3 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁸ यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, ठीक है ना। अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है ना, 27 10⁻⁸ आपका हो जाएगा। अभी 8 कहाँ से आ रहा है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -8 क्यों आया, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जब इसको वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻⁻10 आएगा, लेकिन ये 0.3 है ना, तो 0.3 इंटू क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -8, ठीक है ना, 10 की पावर -8 आपका हो जाएगा। क्यों, देखिए -8 और यहाँ पे जब इसको 10 की पावर -2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यानी +2 आपका होगा, तो 2 आपका यहाँ पे घट जाएगा 10 में से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 2 भी आएगा, क्योंकि ये आपका देखिए ये आपका है ना, इसका भी +2 आएगा, तो ये +2 माइनस यहाँ पे -10 है, ठीक है, तो -10 और +2 यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। और दोनों में क्या हो जाएगा, 20 का बराबर 36 10 की पावर -8 और बी बराबर क्या हो जाएगा, √36 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6, और 10 की पावर -8 एंड 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 6 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। नति कोण लैम्डा, नति कोण लैम्डा को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। कौन से सूत्र, tan लैम्डा बराबर b/h आपका हो जाएगा, tan लैम्डा बराबर 3√3 इंटू 10 की पावर -5 अपान 0.3 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि tan लैम्डा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री के बराबर आपका होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 6 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और नति कोण 60 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, एक 10 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग का आयाम 2 मिलीवोल्ट है, इसे 10 किलो हर्ट्ज की श्रवण तरंग जिसका आयाम 10 मिलीवोल्ट है के साथ मॉड्यूलेट किया जाता है, तो परिणामी मॉड्यूलित तरंग के ऊपरी तथा निचले पार्श्वबैंड की आवृत्तियां तथा उनके आयाम भी ज्ञात कीजिए। दिया क्या गया है, वाहक की तरंग की आवृत्ति एफ सी बराबर 10 मेगा हर्ट्ज और 10 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज आपका हो जाएगा। वाहक तरंग का आयाम ए सी बराबर 2 मिली वोल्ट आपका हो जाएगा, और श्रवण तरंग आवृत्ति एफ एम बराबर 10 किलो हर्ट्ज बराबर 10 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज आपका हो जाएगा, ठीक है। श्रवण तरंग का आयाम एम बराबर 10 मिली वोल्ट आपका हो जाएगा, और मॉड्यूलित तरंग का समीकरण, एक आयाम मॉड्यूलित एम तरंग को निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है, तो वी एम बराबर टी ए सी बराबर 1 प्लस म्यू साइन 2 पाई एफ एम टी इंटू साइन 2 पाई एफ सी टी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। वी एम बराबर क्या होगा, टी एफ सी टी आपका देखिए, वी एम बराबर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलित तरंग का तत्कालिक मान, म्यू क्या हो जाएगा, मॉड्यूलन सूचकांक, और साइन 2 पाई एफ एम टी बराबर मॉड्यूलक सिग्नल, और साइन 2 पाई एफ सी टी वाहक सिग्नल आपका हो जाएगा। मॉड्यूलन सूचकांक म्यू ज्ञात करना है आपको। मॉड्यूलन सूचकांक मॉड्यूलक सिग्नल के अधिकतम आयाम और वाहक सिग्नल के आयाम का अनुपात होता है। म्यू बराबर ए एम अपान ए सी आपका हो जाएगा, बराबर 10 मिली वोल्ट अपान 20 मिली वोल्ट बराबर 0.5 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपरी और निचले पार्श्वबैंड की आवृत्तियां की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब एक वाहक तरंग को मॉड्यूलेट किया जाता है तो परिणामी तरंग के 3 घटक होते हैं, वाहक आवृत्ति एफ सी, ऊपरी पार्श्वबैंड आवृत्ति एफ सी प्लस एफ एम, और निचले पार्श्वबैंड आवृत्ति एफ सी माइनस एफ एम आपका हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी पार्श्वबैंड आवृत्ति 10 मेगा हर्ट्ज प्लस 10 किलो हर्ट्ज बराबर 10 यानी कि 10 किलो हर्ट्ज आपका हो जाएगा। निचले पार्श्वबैंड की बात करेंगे, 10 मेगा हर्ट्ज माइनस 10 किलो हर्ट्ज बराबर 9,990 किलो हर्ट्ज आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रतिकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की
प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात ZL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। R बराबर 1 ओम आपका हो जाएगा, प्रेरकत्व L बराबर 0.01 हेनरी आपकी हो जाएगी और वोल्टेज V बराबर 200 वोल्ट आपका हो जाएगा। आवृत्ति F बराबर 50 हर्ट्ज आपका हो जाएगा। ठीक है। और प्रतिघात ZL की गणना आपको करना है। प्रेरकत्व का प्रतिघात ZL बराबर निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है। ZL बराबर 2πfL आपका हो जाएगा। ठीक है। और मान रखने पर ZL बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.01 बराबर 3.14 ओम आपका हो जाएगा। प्रतिबाधा Z बराबर Z की गणना करनी है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध और प्रेरकत्व के लिए कुल प्रतिबाधा Z निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है। कौन कौन सूत्र से, ध्यान दीजिएगा। Z बराबर √R² प्लस ZL² आपका हो जाएगा। मान रखने पर Z बराबर √1 का स्क्वायर प्लस 3.14 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लगभग 3.3 ओम आपका हो जाएगा। धारा की गणना करनी है तो ओम के नियम के अनुसार परिपथ में बहने वाली धारा I निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है। देखिए V बराबर V/Z आपका हो जाएगा। मान रखने पर I बराबर 200/3.3 लगभग 60.60 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है। प्रेरकत्व का प्रतिघात ZL बराबर 3.14 ओम और कुल प्रतिबाधा Z बराबर 3.3 ओम। परिपथ में धारा I बराबर लगभग 60.66 एम्पियर आपका हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। 1 mm व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति मीटर सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 5.8 इंटू 10⁻22 हो तो ज्ञात करना है आपको वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आपको निकालना है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है। दिया गया है तार का व्यास D बराबर 1 mm 0.001 मीटर और समय T बराबर 75 मिनट 75 इंटू 60 सेकेंड और Q बराबर 90 गुलाम आपका हो जाएगा। प्रतिघन सेंटीमीटर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर 5.8 इंटू 10⁻22 आपका हो जाएगा। वैद्युत धारा I, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD आपका हो जाएगा। धारा I बराबर वैद्युत धारा को आवेश प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी I बराबर Q/T आपका हो जाएगा। मान रखने पर I बराबर 90 गुलाम यानी बराबर 75 इंटू 60 S और यानी 0.02 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है। वैद्युत धारा I बराबर 0.02 एम्पियर आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD, धारा घनत्व J को निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है। J बराबर NeVD आपका हो जाएगा। ठीक है ना। जहां N क्या है, प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम और VD क्या है, अनुगमन वेग आपका हो जाएगा। धारा घनत्व को धारा I और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 के अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। J बराबर I/A आपका हो जाएगा, जहां A बराबर πr² बराबर πD/2 का होल स्क्वायर आपका, अतः I/A बराबर NeVD आपका हो जाएगा और VD बराबर I/NeA आपका हो जाएगा। मान रखने पर ध्यान दीजिएगा VD बराबर कितना हो जाएगा, 0.02/5.8 इंटू 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू पाई इंटू 0.01001/2 का होल स्क्वायर, यानी कि VD बराबर 2.74 इंटू 10⁻4 सेमी प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग लगभग 2.74 इंटू 10⁻4 सेमी प्रति सेकेंड होता है। अथवा की बात करेंगे, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं। मतलब लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों करते हैं तथा लंबी दूरी के लिए टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग क्यों करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो लंबी दूरी के रेडियो प्रेषण में लघु तरंग बैंड का उपयोग, ध्यान दीजिएगा, लंबी दूरी के रेडियो प्रेषण में लघु तरंग बैंड का उपयोग करने से पीछे मुख्य कारण है कि आयन मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का एक भाग जिसे आयन मंडल कहते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण आयनित होता है। ये आयनित परतें लघु तरंगों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। परावर्तन की बात करेंगे, जब लघु तरंगे आयन मंडल से टकराती हैं तो वे परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। इस तरह
एक ही प्रेषक से सिग्नल को पृथ्वी की सतह पर बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। आर्थिक की बात करेंगे, लघु तरंग बैंड का उपयोग करने से रिपीटर्स या रिले स्टेशनों की संख्या कम होती है, जिससे लागत कम होती है। ठीक है ना, चित्र में ध्यान दीजिएगा, ये लघु तरंगों का आयनमंडल का परावर्तन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे टावर है आपका, ठीक है ना, ये आपका टावर है, ठीक है ना, ये आपका उपग्रह यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की वक्रता, पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए सीधी रेखा में रेडियो तरंगे बहुत दूर तक नहीं जा सकती हैं। उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में होते हैं और एक व्यापक क्षेत्र में सिग्नल प्रसारित कर सकते हैं। आयनमंडल का प्रभाव की बात करेंगे, उच्च आवृत्ति वाली टेलीविजन सिग्नल आयनमंडल से परावर्तित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सीधे उपग्रहों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। व्यापक कवरेज, उपग्रहों का उपयोग करके एक ही प्रसारण को एक साथ कई देशों में भेजा जा सकता है। मोबाइल रिसेप्शन की बात करेंगे, उपग्रह टेलीविजन सिग्नल मोबाइल उपकरणों जैसे सैटेलाइट डिश और पोर्टेबल रिसीवर्स के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। उपग्रह द्वारा टेलीविजन सिग्नल का प्रसारण आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका उपग्रह हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका एक बेस कैंप बनाया जाता है, टावर लगाया जाता है, उसके बाद आपके घरों में क्या हो जाता है, डीटीएच में आपका नेटवर्क भेजा जाता है। ठीक है ना, यहाँ सिग्नल भेजा जाएगा, फिर ये सिग्नल आपके यहाँ पे आएगा डीटीएच में, फिर आपके टीवी में चलेगा। खंड य की बात करेंगे, तो किसी अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन के लिए सूत्र म्यू बाई वी माइनस 1/4 बराबर म्यू माइनस 1/r का निगमन कीजिए। यहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस 2.50 डायोप्टर तथा 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र म्यू अपान वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और म्यू क्या होगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसे किरण किरण जाती है। वी क्या होगा, प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र से दूरी होगी। और यू क्या होगा, वस्तु की वक्रता केंद्र से दूरी। और आर क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आपकी हो जाएगी। ठीक, निगमन की बात करेंगे, तो निगमन कुछ जटिल है और इसमें ज्यामितीय प्रकाश की कई सिद्धांतों का उपयोग है। यदि आप विस्तृत निगमन, मतलब आपको यहाँ पे खुद से करना होगा, क्या मतलब आप बुक ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है, यहाँ बताने में आपका बहुत, मतलब ये मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज़, आप घबराएं नहीं। ये जो फार्मूला है आप याद कर लीजिए, मतलब यहाँ आप फार्मूला भी लिख देंगे ना, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको जितने भी निगमन है ना, वो निगमन मैं आपको क्या कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा, वो मैं बोर्ड पे आपको कराने वाला हूँ, बोर्ड पे कराऊंगा और कॉपी या पेन पे करा दूंगा। लेकिन जो कोई 5-10 आपके निगमन एक इंपॉर्टेंट करा दूंगा, वहां से आपके 100% हैं कि जो निगमन है आपके फंस जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी दिया है। पहले लेंस की क्षमता P1 यानी प्लस 2.50 डायोप्टर और दूसरे लेंस की क्षमता P2 बराबर प्लस 3.75 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 यानी 2.50 डायोप्टर प्लस 3.75 डायोप्टर यानी 6.25 डायोप्टर आपका हो जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता P और फोकस दूरी F में संबंध यानी P बराबर 1/f आपका हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, 1/p यानी 1/6.25 बराबर 0.16 मीटर यानी कि 16 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। क्योंकि दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं और इसलिए संयुक्त लेंस भी उत्तल लेंस आपका हो जाएगा। यह मान लिया गया है कि दोनों लेंसों को संपर्क में रखा गया है। अथवा की बात करेंगे, तो किसी पारदर्शी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक एक वक्रता त्रिज्याओं के पदों में निगमन कीजिए। यह आपका हो जाएगा। पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के परिपथ चित्र खींचिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। ठीक, यह आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर परावैद्युत के वाले परावैद्युत पदार्थ की पूरी तरह से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। गॉस के प्रमेय लिखिए। आर त्रिज्या की धातु के खोखले गोले क्यू कूलाम से आवेशित किया जाता है। इसके पृष्ठ पर अंदर तथा बाहर स्थित बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिएगा और इसका सारा डेरिवेशन मैं कराऊंगा एक अलग से, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यह भी आपका निगमन है, इसको भी मैं आपको कराऊंगा। इंपॉर्टेंट जो भी है आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप एक बार अपने से कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको एक ले आऊंगा 5-5 डेरिवेशन, यानी 2-2 3-3 डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से करवा दूंगा। एक 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी मदद से एक धारावाही रेखी लंबा चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। देखिए सी बराबर कितना दिया है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड और ई बराबर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो यहाँ पे 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर और म्यू 0/4π 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और एच क्या होगा, प्लांक नियतांक आपका हो जाएगा और 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड आपका हो जाएगा। ये आपके कुछ नियतांक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। हालांकि ये पेपर में आपका दिया रहता है नीचे, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है आपका। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।